नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जो मतदान की तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। अब 13 की जगह 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों की तिथि भी इसी तरीके से 13 की बजाय 20 नवंबर की गई है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और प्रकाश पर्व है गुरु नानक देव का। इसलिए स्नान पर्व होने की वजह से भाजपा और कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों ने मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर यह निर्णय लिया गया है। ये जो पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, उसका जिक्र किया गया है। हालांकि कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में प्रकाश पर्व के लिए भी एक अर्जी दी थी कि इसको आगे पीछे किया जाए, तो उसको भी समेट इसी में लिया गया है, लेकिन जिक्र प्रकाश पर्व का नहीं है इसमें। तो कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटें यहाँ रिक्त हैं। मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है उस पर चुनाव नहीं हो रहा है। कोर्ट में मामला विवादित होने के कारण चुनाव यहाँ नहीं कराया जा रहा है। शेष 9 सीटों पर मतदान है। इनमें वो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की अम्बेडकर नगर की कटहरी, प्रयागराज की फूलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर की सीसामऊ, मैनपुरी की करहल, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद मिर्जापुर की मंझवा और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट है। तो कुल मिलाकर उपचुनावों को लेकर एक तरीके से जो उसकी तिथियां बदली गई, इसको लेकर एक राजनीतिक बवंडर खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए वो चुनाव से भाग रही है। जो कटेंगे और बटेंगे का जो नारा जो है, यानी कि जो बटेंगे वो कटेंगे, उसी टोन पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो टालेंगे तो हारेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात कही और उन्होंने कहा कि दरअसल उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी पर आते हैं और उपचुनावों भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा की मशीनरी को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस अपने कार्यस्थल को चले जाएं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। तो कुल मिलाकर बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर बहुत सारे विमर्श आ चुके हैं। बहुत अलग अलग तरीके से इसको केंद्र बिंदु में रखकर अलग अलग तरीके से अपने अपने सुविधा के अनुसार राजनीतिक दलों ने इस नारे को गढ़ा है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने आगरा में इस नारे को गढ़ा था और उसके बाद संघ की मोहर के बाद अब ये नारा राजनीतिक प्रयोगशाला से निकलकर चुनाव के मैदान में है। चुनाव केवल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के भी विधानसभा के चुनाव हैं। तो ये जो निर्णय है इसको एक बृहद रूप में भी देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा का चुनाव 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर कर दिया गया था, ये बताकर कि विश्नोई समाज के लिए अति महत्वपूर्ण असाजी अमावस्या है, इस वजह से उसको टाल दिया गया और 1 तारीख के बजाय 5 तारीख को कराया गया। तो विपक्षी दल इस बात को लेकर संदेह जता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के अनुसार प्रधानमंत्री को तमाम रैलियां करनी है, 14 के बाद उन्हें विदेश जाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर 13 तारीख को ही चुनाव होता तो उत्तर प्रदेश में वो लटके रहते, उलझे रहते, और वो जो अन्य राज्य हैं जहाँ उनकी डिमांड है, जो महाराष्ट्र है या झारखंड है, वहाँ वो नहीं जा पाते। कल ही प्रधानमंत्री से योगी की दिल्ली में एक लंबी मुलाकात हुई है। अचानक वो दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर भी तरह तरह से चीज़ें कही गई, बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन क्या सवाल यही है कि क्या वास्तव में इसके पीछे मंशा यही है कि पहले स्नान फिर मतदान? बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग को कैलेंडर के बारे में जानकारी नहीं होती है कि कब कौन सा त्यौहार पड़ रहा है, उसमें क्या मुश्किलात आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी।
अचानक वो उसके दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आती? क्या इसके लिए किसी राजनीतिक दल को उसको सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा? क्या कोई दरख्वास्त देनी पड़ेगी तब इस पर फैसला लेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एक कभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि भाई चुनाव आयोग को एक ज्योतिषी को नौकरी पर रख लेना चाहिए, कम से कम उसको एम्प्लॉय कर ले तो कम से कम बताता रहेगा वो कि कहीं कब क्या तारीखें हैं। एक पुरोहित भी रख लें वो। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, अब उसकी चर्चा गली चौराहे और नुक्कड़ पर होने लगी है। आम आदमी भी ये कह रहा है कि भाई अभी तक तो कल्टी मारना या यू टर्न लेता राजनीतिक दलों का ही काम था, लेकिन अब चुनाव आयोग भी ऐन वक्त पर बहुत सारी चीज़ें बदल देता है। गंगा स्नान प्रयागराज कार्तिक पूर्णिमा, ये अभी ये भी चर्चा हो रही थी कि 2012 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रमजान के दौरान हुआ है। कई लोगों ने इसे ये भी एंगल देने की कोशिश की, भाई हिंदू के त्योहारों में क्यों नहीं आपको दिक्कत हो जाती है, कि हिंदुओं के त्योहारों में आप अगर कोई सुविधा मिल रही तो उसमें दिक्कत क्यों? लेकिन नहीं, रमजान में भी चुनाव हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों, इन सब चश्मे से अगर चुनाव आयोग व्यवस्था को देखने लगेगा, तिथि त्योहारों के नज़रिए से अगर सिस्टम को देखने लगेगा तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन वास्तव में अगर 13 नवंबर को मतदान था तो वोट डालकर 15 नवंबर को लोग जा सकते थे। और जो दलील दी जा रही कि भाई 3 दिन 4 दिन 5 दिन प्रयागराज, तो मुझे लगता है बहुत गिने चुने लोग, अगर लंबी दूरी की बात करें, आसपास के ज़िलों के लोग ज़रूर जाते हैं। और सारे ज़िलों में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है। इस बात को लेकर सवालात उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा कि बीजेपी अब तक के ऐतिहासिक कमजोरी वाली स्थिति में है। अब माइंड गेम भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लेकर उंगलियां उठना शुरू हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि मतदान प्रतिशत आप बताएंगे कुछ, अगले दिन कुछ हो जाएगा। वोट लाख कुछ होंगे, निकल कुछ रहे हैं। परसेंटेज आप बताएंगे कुछ, निकल कुछ रहा है। तिथि बताएंगे कुछ और चुनाव किसी और तिथि पर। तो ये बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग के सामने भी संकट जनता के बीच में है, उसे अपनी साख को बचाना होगा। इस पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और उसके बाद विपक्षी नेताओं के बयान जरा सुन लिए जाएं, फिर हम लोग मंथन करेंगे। मैं निर्वाचन आयोग भारत का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूंकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा पर्व है, लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा। और वो पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत करके आएंगे। ऐसा मुझे ये तारीखें इस बात के लिए बढ़ा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसीज हैं, बीजेपी के लोगों के पास, सरकारें हैं उनके पास सीधी रिपोर्ट्स है कि सारी सीटों पर समाजवादी बड़े वोटों जीत रहे हैं। तो हो सकता है कुछ तिकड़म करने की नीयत से 1 हफ्ते का समय और लिए हों। क्या लगता है कि आयोग का खुद का निर्णय नहीं है कि सरकार के दबाव में ये निर्णय लिया गया डेट बढ़ाने का? देखिए, डेट जब आयोग देते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से चर्चा होती रही है, ये तो स्वाभाविक, आप समझ सकते हो। इसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव भी रोका गया। अब मिल्कीपुर बाकी भी सब चुनावों से भागे जा रहे हैं। कुंभ मेले में क्या समुदाय के लोगों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी, किस तरीके के बयान चल रहे हैं, शास्त्री ने भी कहा है। देखिए, इस तरह के बयान संविधान के विरोध के बयान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, ये स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे जो बाद में संविधान सभा में सब लोग बैठे, उन्होंने मंथन चिंतन करके हमारे देश को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया, हमारे संविधान बनाया। संविधान को पूरे देशवासियों ने अपनाया। और मैं समझता हूँ देश में हर व्यक्ति को कहीं भी व्यापार से लेके, कहीं भी भ्रमण से लेके, आपके अर्थ से लेके, आपके धर्म से लेके, व्यक्ति से लेके
तमाम स्वतंत्रताएं दी गई। अब इस तरह की चीजें केवल नफरत फैलाने की नीयत से ये बातें कर रहे हैं। जब चुनाव कई बार देखे गए, चुनाव में पहले बीजेपी दावा करती थी, पहले उसका बयान था कि सबका साथ सबका विकास। अब नया नारा योगी जी के द्वारा दिया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे। कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके सबके साथ सबके विकास नारे की हवा निकल चुकी है। चुनाव आयोग की जो भूमिका है ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा, जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है, नंबर 1। दूसरी बात, अखिलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी ज़रूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, दंगे फसाद और झगड़े की राजनीति कर रही है, उनको इस उपचुनाव में भी पराजित किया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख कर ले, 20 तारीख कर ले, 25 तारीख कर ले, चुनाव आयोग को जितना भी दबाव में डाल ले, 9 की 9 सीटें हारेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, राजा राम ने मन बना लिया है। जो आम जनता है भगवान श्री राम की तरीके से है, वो इस वक्त भय पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करेगी, बेरोजगारी पर करारा प्रहार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के जितनी भी युति कर ले, जनता इंडिया गठबंधन को वोट देगी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को 9 की 9 सीटें जिताएगी। तो क्या सीधा साधा स्नान का मुद्दा है? कार्तिक पूर्णिमा स्नान ही कारण है इन तारीखों को बढ़ाने के लिए? ये इतना सीधा साधा मसला जिस तरह राजनीतिक दल कह रहे हैं तो दिखता नहीं है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता मदन मोहन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता भुवन भास्कर जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत जोशी साहब, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पर बहुत पैनी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश और देश की पत्रकारिता में अपना मुकाम रखने वाले हयात उमर साहब, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। और दीपावली का जो पंचदीपी त्यौहार था, उसके बाद हम लोग सब पहली बार इस हफ्ते में आज पहले दिन मिल रहे हैं, तो सभी को एक बार पुनः बधाई, सभी मेहमानों को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सबका त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा और आगे भी आप सबका जीवन बहुत अच्छा रहे। अब देवेंद्र प्रमुख से चर्चा की शुरुआत। देवेंद्र प्रमुख, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा अच्छा, इस देश का बहुत बड़ा त्यौहार है और चुनाव आयोग ने इस पर गौर किया है, आप लोगों ने इसकी मांग की थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग को कुछ पता वता नहीं रहता का कि देश में क्या हो रहा है, कब त्यौहार है, क्या है। अभी एक पैनलिस्ट, अभी मैं कहीं सुन रहा था उनको, तो वो कह रहे थे एक आध दोस्ती रख ले, उसको एक तरीके से चुनाव आयोग एम्प्लॉय कर ले, तो उनको बताता रहेगा कि भाई जो ये कब त्यौहार है, कब पर्व है, कब क्या है। क्या इतना सीधा साधा मसला है, या जैसा समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि भाई बीजेपी अब गई, हिल गई, अब एक उपचुनाव लड़ने के लिए इतनी तिकड़म और इतना टेंशन और तनाव, तो आप लोग वास्तव में जमीन खिसक गई उत्तर प्रदेश में क्या? देवेंद्र प्रमुख। दुर्गेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरे पैनल को बधाई, शुभकामनाएं, और आप ही की बात को लौटाते हुए कि दीपावली आप सबके लिए मंगलमय रही होगी और सबके लिए आगे भी यही प्रार्थना है कि ईश्वर की कृपा बनी रहे जी। और बहुत
अच्छे से आपने क्वेश्चन किया है, वो ये अच्छा पैनल है, तो शांति से अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, सत्ता पर सवाल होना लाजमी है, जी बड़ी बात नहीं है। और विपक्ष का काम भी है, ये खूबसूरती भी होती है कि भाई सत्ता में कुछ ना कुछ कमी ढूंढनी है। जी और आज जिस तरह ये चुनाव आयोग की जो बात आ रही है, ये एक ऐसी संस्था है कि इसको पूरा अधिकार है सर। ये सरकार के कहने से शायद कोई काम नहीं करती है, पर ये जो भी सरकार होगी, अब उसमें एंगल होता है उसमें कहने के लिए, घेरने के लिए। अरे वो कह रहे हैं कल योगी जी गए 1.5 घंटे प्रधानमंत्री से मिले, आज डेट बदल गई, ये कह रहे हैं लोग। नहीं, मैं सर वो पहले ही बोल रहा हूँ दुर्गेश सर कि योगी जी हो सके किसी और पर्पज से मिले हों या कोई और कारण रहा हो, लेकिन अब ताजा कारण यही रहेगा। और दूसरी, जिस तरीके से मैं ये बड़ा त्योहार है, ये सब चीज निकल कर आई है, और कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं बाजवाजी पंजाब से, उन्होंने भी ये मांग की है, अच्छी बात है। तो ये खाली जो है हम ही नहीं बचे, और भी लोग चाहते हैं। अब ये चूक चुनाव आयोग की है, तो हो सकता है कि कहीं स्पष्टीकरण देने की बात आएगी तो वो लोग बताएंगे इस बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह समाजवादी का क्वेश्चन है, कांग्रेस का क्वेश्चन है, भाई हमें डरने की और उसकी बात जो है, या हमारा जो स्थिति क्या है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। और स्थिति क्या है कि 4 दिन में कुछ नहीं बदलने वाला। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। ताजा सर्वे आपने हरियाणा का चुनाव देखा था। ये खाली टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर देना या चिल्लाना, गला फाड़ना, इससे नहीं। जनता जो चाहती है, जनता का जो डिसीजन होता है दुर्गेश सर, वो दुर्गेंद्र सर वो देखना चाहती है कि आप जो है इतिहास रचा है। हरियाणा का आपने देखा है, तीसरी बार जिस तरह का ये पैटर्न हुआ, पहली बार हुआ है देश में, हरियाणा में पहली बार ये हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें आ गई थी पहले। आपने वो हम पर आक्षेप करते हैं कि हम जो है चुनाव को कटने बटने का बयान, ये सब चीज आप लोग शुरू करते हैं। भाई आपने लोकसभा में कभी संविधान खतरे में, कभी जो आपका आरक्षण खतरे में, कभी अल्पसंख्यक खतरे में, बड़ी बात करते हो। लेकिन मैं छोटा आपको शॉर्ट में कहता हूं, बड़ा पैनल है, बड़ा समय लग जाएगा अगर मैं विश्लेषण में लगा रहा तो। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद इस देश में और 2017 के बाद में हिंदू मुसलमान नहीं होता। आज जीडीपी की चर्चा होनी चाहिए, आज विकास दर की चर्चा होनी चाहिए, आज संसाधनों की चर्चा होनी चाहिए, आज उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, आज भारत कहां खड़ा है। अरे विपक्ष में अगर कोई मुद्दा होता सर, तो जरूरी नहीं है कि आप जो कल तक धर्म की बात कर रहे हो, कटने बटने की, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे सनातन को गाली देते रहे मुंह भर भर कर, लेकिन उस समय जो है माथा तक नहीं झुका। अखिलेश जैसे नेताओं का जो आज बड़ बोले बोलते हैं, और राहुल और सोनिया जी नहीं बोली। स्टालिन ने तो इतना कहा कि पूरे धर्म को ही गालियां दी। अब मैं इसे दोहराऊंगा तो पूरी डिबेट घूम जाएगी। मतलब आप धर्म से हटोगे नहीं, कोई बड़ा कोई नेता धर्म को पकड़े रहोगे ऐसे करके, खंबे की तरह आप लोग धर्म ही नैया पार करेगा आपकी, उसी को पकड़े रहोगे देवेंद्र भाई, उसको छोड़ो नहीं। हमारा धर्म नहीं है। विकास की बात कर लो, स्कूल बंद हो रहे हैं उनकी बात कर लो चुनाव में। मैं तो वो कह रहा हूं, ये विपक्ष जो है यही तो क्वेश्चन है, हमसे पूछे भाई आज हमने क्या किया है, हम उत्तर प्रदेश में बताएंगे कि हमने कितने एम्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, या कितने हम रोजगार की बात कर रहे हैं, देश कहां खड़ा है, जीडीपी कहां खड़ी है, या आज अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। यही तो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी के नेता को लेता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी साहब, भाई ये सब तो आप लोग करते हैं, अब इन्होंने अगर त्योहार पे कोई चुनाव आयोग ने कर दिया तो बीजेपी थोड़ी उसके लिए जवाब दे है। और आप लोगों की जमीन बची नहीं, हरियाणा वाला वो बिल्कुल दोहराने जा रहे हैं, सभी 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ सब बेकार यहाँ पे भ्रम फैलाते रहते हैं। चौहान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए जोशी साहब जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो चुनाव आयोग ने जो कारण बताया है, आज पूरे जनमानस में वो कारण की चर्चा हो रही है। और चर्चा साथ साथ पत्रकार बंधु, आप तो खैर ऐसे पत्रकार हैं जिन पे हमेशा एक निर्भीक पत्रकार के रूप में आपको देश और प्रदेश जानता है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि हिंदू त्योहारों का कैलेंडर भी उपलब्ध होता है, और आप जानते हैं कि पंचांग भी उपलब्ध होता है। हमारे यहाँ तो 100 साल बाद कौन सा त्योहार कब होगा उसकी भी परिपाटी है। और लेकिन आज ये चुनाव की तारीख क्यों बदलने को आज चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करा, इसकी तह में अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा
कि इसके पीछे एक ही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव से भागने का प्रयास कर रही है। मिल्कीपुर में भागे, वहां चुनाव स्थगित है। आज 9 चुनावों की भी डेट को आगे बढ़ाने का काम चुनाव आयोग ने करा। और जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को कब्जाने का, डराने का वातावरण इस देश और प्रदेश में चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा था, मैं उस प्रश्न से अपने आप को जोड़ पा रहा था। आज विद्यालय में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, कितने सरकारी विद्यालय, एक बहुत बड़ी संख्या निकल के आई है कि इतने विद्यालय सरकार बंद करने जा रही है। आप बताइए, जो विद्यालय बंद होंगे, हम बांटेंगे में लगे रहेंगे तो विद्यालयों में बच्चे नहीं रहेंगे। तो एक किस और सरकार का दिशा और निर्देशन है, चल रहा है, ये पूरे देश से कहीं छुपा नहीं है। नफरत की राजनीति जारी है और जवाब दिया है इस प्रदेश की जनता ने। यही वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश जहां से वो करे हरियाणा, जोशी साहब वो करे हरियाणा में भी झंडे गाड़ कर आए, यूपी भी गाड़ देंगे। कहां आप चक्कर में पड़े हुए हैं? 2024 के लोकसभा को आप ट्रेंड ले रहे हैं, वो करे हरियाणा को देखो क्या किया हमने। देखिए, ये अभी हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, कांग्रेस से आप लोग पूछेंगे, लेकिन वो अभी में चुनाव का मौका चल रहा है, उस विषय पे जाना नहीं चाहता। हरियाणा आप जीते, आपको बधाई है। कांग्रेस, हमने वहां पर बड़ा दिल दिखाया माननीय अखिलेश यादव जी ने, और उन्होंने तय करा कि वहां पर कांग्रेस लड़ने का काम करेगी, हम इस तरह से लड़े। अब आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़ा मन करा, उन्होंने कहा कि आप लोग वहां पर लड़ने का काम करिए। यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में समाजवादी पार्टी है, वहां पर हरियाणा में कांग्रेस थी। ये हमारी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो उस विषय पे मैं कांग्रेस के साथ ही बोलेंगे, ज्यादा अच्छा। बहुत लंबा चर्चा आप हरियाणा पे रखिएगा, मैं बहुत सारा विषय बोलना चाहता हूँ। लेकिन आज त्याग और बलिदान की मूर्ति अखिलेश यादव जी भी रहे, राहुल गांधी भी रहे। राहुल गांधी जी हमें यहाँ स्पेस दिया, हमने उनको वहां स्पेस दिया। वो विषय अलग है कि कौन जीते। जीते बधाई आपको भाई, लोकतंत्र में जीतने के बाद तो बधाई देनी बनती है। ये इस तरह की राजनीति तो हम लोग नहीं करते, सोशलिस्ट लोग। निश्चित तौर पे आपको बधाई है, आप जीते वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं और जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, इस देश का जो डीएनए, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम तो जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, पीडीए की ताकत को बढ़ाएंगे, सामाजिक न्याय होगा, जाति जनगणना होगी। इस दिशा की ओर हम चलने का काम कर रहे हैं। और हमें पता है कि पीडीए ने पहले भी जवाब दिया था और आधा करने का काम करा था। और इस बार मैं लास्ट दुर्गेन जी, मैं आपको पता ज्यादा नहीं बोलता, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चलो, पहले इनको हाफ करा है समाजवादी पार्टी ने, इस बार साफ करने का काम समाजवादी पार्टी ने। मदन मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई आपके ही प्रताप सिंह बाजवा ने भी लिख कर दिया था कि भाई प्रकाश पर्व है और उसके लिए बदली जाए। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों एक साथ खड़े हैं, और समाजवादी पार्टी इधर आपकी ही जो पार्टनर है वो निशाने पर लिए हुए भारतीय जनता पार्टी। कैसे चलेगा काम? अनम्यूट करिए मदन मोहन जी। जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ व्यवधान है। मुझे लगता है कि कुछ व्यवधान। इस बीच संघ के विचारक के रूप में ठाकुर राजा रईस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। संजय श्रीवास्तव की तरफ रुख करते हैं। संजय जी आपके पास आ रहे हैं। मदन मोहन जी का अगर ऑडियो ठीक हो गया हो तो मैं उनको ले लूं। मदन मोहन जी का ऑडियो ठीक नहीं, संजय श्रीवास्तव की तरफ मैं रुख करूंगा। संजय जी, ये इतना सीधा साधा मसला है क्या कि भाई वो कार्तिक पूर्णिमा आई और तिथि बदल गई? बहुत जितना सीधा सवाल है दुर्गेन जी, इसका उत्तर भी बड़ा सीधा ही है जी। अब वो चाहे जितना उसको खींचा जाए, लंबा किया जाए, टेढ़ा किया जाए, मेढ़ा किया जाए, तिकोना बनाया जाए, सीधा सा है कि कल योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं और आज चुनाव आयोग तिथियां बढ़ा देता है। सीधे सीधे मायने हैं। और क्या मायने हो सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से फैजाबाद की सीट मिल्कीपुर को जीतने के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। एक एक प्रधान और उस गांव के वो लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हैं, जो जेल से बाहर हैं, तमाम ऐसे लोगों को बुला बुला के मुख्यमंत्री जी और उनके तमाम बड़े अधिकारी लखनऊ में मीटिंग करते हैं, उन्हें पेड़ा और मट्ठा खिला के आश्वस्त करते हैं कि देखो भाई ये कैसे पता आपको? संजय जी, ये पेड़ा और मट्ठा वाली बात कैसे आपको पता है?
ये मेनू बड़ा जबरदस्त मुझे लाए हैं इसलिए आप। पता है कि मेरे घर के भी एक प्रधान वहां गए थे, उनको भी पेड़ा और मट्ठा मिला और कहा गया कि देखो भाई वोट भी देना है, दिलवाना भी है, अच्छा। और जो लोग नहीं देने वाले हैं उनका वोट ना पड़ने पाए। वही मैं और कहूँगा अगर ऐसा नहीं एग्जैक्ट हुआ तो मुझे लगा एग्जैक्ट बिल्कुल मेनू कैसे आपको पता चल गया पेड़ा और मट्ठा, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं तो बड़े निर्भीक तरीके से बताता हूँ, मुझे जो पता है मैं बता रहा हूँ, और उसको वो काट भी नहीं सकते हैं। जी योगी जी भी नहीं काट सकते कि उन्होंने पेड़ा नहीं खिलाया कि मट्ठा नहीं पिलाया लोगों जी को। जी सारे जी। प्रधान गए, मेरे पास तमाम ऐसे फोटो और अरे वीडियो ये तो भी अच्छी है। बात है भाई, तो स्वागत कर रहे हैं किसी का, पेड़ा मट्ठा खिला रहे हैं दिवाली पे, तो बढ़िया बात है। नहीं, दिवाली के पहले से ही लगे हैं, लेकिन उनको लग गया कि इसके बाद भी पेड़ा मट्ठा खिलाने के बाद भी सीट नहीं निकल रही है। अच्छा। और इसीलिए वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि कुछ कीजिए, और 4-5 दिन और मौका मिल जाए तो फिर कुछ हो सकता है, कुछ बात बन सकती है। तो जो 4-5 सीटों का हो रहा था कि 9 में से 5 भाजपा, 4 सपा, या 5 सपा, 4 भाजपा, 7 सपा, 2 भाजपा, इस तरीके के जो चीजें चल रही थी, उससे निजात पाने के लिए और जो इलेक्शन जीतने की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको ब्यूरोक्रेसी और अफसरों के माध्यम से और पुख्ता करने के लिए उनको समय चाहिए था, और वो समय उन्होंने हासिल कर लिया। अब तमाम उंगलियां उठती रहे, वो स्नान का बहाना हो, चुनाव आयोग इतना मूर्ख है, वहां मूर्ख बैठे हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? वो प्रधानमंत्री के इशारे से इनकार कर देंगे, सरकार जो कह दे उसको खारिज कर देंगे, उनमें दम है? आज दम दिखा दे, कल हटा दिए जाएंगे, कितने बड़े सूरमा हो। तो ये सब जानते हैं कि बनाता कौन है उनको, सरकार ही तो बनाती है, सरकार के पिट्ठू होते हैं। अब तो मैं खुल के कह रहा हूं, इसलिए कि अब वो दम ही नहीं ना, टीएन सेशन के बाद कोई इस तरीके का चुनाव आयुक्त आया ही नहीं। जो आए सरकार की लल्लो चप्पो करके आए और सरकार की लल्लो चप्पो करते रहते हैं। तो ये हाल जब है अफसरों का, उसी हालत पे वो बनते ही है चुनाव आयोग के आयुक्त बनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, ये भी सब किसी से छिपा तो है नहीं। तो अगर डेट बढ़ा दी उन्होंने सरकार के इशारे पे तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। उनको था कि यूपी में चुनाव जीतना है, और जीतने की कंडीशन ये कि कुछ समय दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। पहले मिल्कीपुर तुरंत ही निरस्त कर दिया था, और अब इनको इन्होंने बढ़ा दिया। तो कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कुछ शोरगुल करना चाहिए। वो अपनी तैयारियों पे ध्यान दें, वो किस तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं उस पर फोकस करें। और ये सरकार का काम है, सरकार ने अपना काम कर लिया है, सरकार अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी, अपने तरीके से करेगी। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि बहुत खींचतान इस मामले को लेकर करनी चाहिए। ठीक बात है। मदन मोहन जी के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि एक ब्रेक ले लिया जाए, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं। कभी चुनाव से पहले नारे लगते थे, पहले मतदान फिर जलपान, और आज हम इस कार्यक्रम में इस बात को जोड़ दे रहे हैं कि पहले स्नान फिर मतदान। पता नहीं, समय समय की बात है भैया, बदलता रहता है। पहले इस बात पर जोर रहता था चुनाव आयोग का कि पहले मतदान फिर जलपान, अब पहले स्नान फिर मतदान। जलपान का तो खैर पता ही नहीं, वो तो अपनी जेब से ही करना होता है। सीधे रुख करेंगे, मदन मोहन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। मदन मोहन जी, कहीं ना कहीं आपके नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी एक चिट्ठी लिखी थी आयोग को 18 अक्टूबर को कि भाई प्रकाश पर्व पड़ सकता है, इसलिए इसमें रद्दोबदल किया जाए। भाजपा उसी की प्ली ले रही है, हालांकि जो आदेश है उसमें प्रकाश पर्व का जिक्र जहां तक मेरी जानकारी है उसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप भी परोक्ष रूप से भाजपा के पाले में खड़े नजर आ रहे हैं कि भाई इस निर्णय के पीछे आप भी हैं कहीं ना कहीं। आवाज आ रही? मदन मोहन जी बोलिए। आवाज आ रही ना? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, धुआंधार बुलंद। देखिए, वो चुनाव आयोग को अपनी गरिमा का और अपनी निष्पक्षता का ध्यान रखना चाहिए। ये चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। जहां तक पत्र का सवाल, पत्र किस तारीख को लिखा गया था? 18 उसके तारीख। बाद अगर उनकी मान भी लें तो उसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। आपको अगर करना था तो एक नियम है, इस तारीख को नामांकन होगा, इस तारीख की स्क्रूटनी होगी, इस तारीख को उसके बाद विड्रॉल के बाद अंतिम तिथि होगी, और उसके 14 दिन के बाद चुनाव होता है। एक नियम है, अंतिम दिन के 14-15 दिन के बाद चुनाव होता है, संवैधानिक नियम है। आप अगर पहले करते हैं तो उसको रिशेड्यूल करते हैं, पूरा चुनाव रिशेड्यूल होता है। नामांकन से लेकर, स्क्रूटनी से लेकर, विड्रॉल से लेकर पूरा दिन रिशेड्यूल होता है जी। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर संविधान की गाइडलाइन को ध्यान में नहीं रखते हैं
और ये धार्मिक संदेश देना चाहते हैं। क्या ये पहली बार त्योहार पड़ रहा क्या कि अभी नया नया त्योहार एकाएक बीच में आ गया? त्योहार तो पहले भी था, गंगा स्नान पहले भी था। ये चुनाव आयोग को बीच में क्यों ध्यान आता है? जब चिट्ठी किसी ने मान लेते हैं उनकी बात, तो चिट्ठी लिखते हुए ध्यान क्यों नहीं आया? उसके बाद चुनाव क्यों नहीं तब किया जाएगा? आज जब चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई, आपकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई, विड्रॉल की प्रक्रिया पूरी हो गई, जब तिथि निर्धारित हो गई, 3 दिन के बाद चुनाव होता है, तो एकाएक ऐसी कौन सी आपदा आ गई? मेरी समझ में नहीं आता है कि ये संवैधानिक संस्थाएं ये क्यों संदेश देना चाहती हैं कि हम सरकार के इशारे पर हैं, सरकार के इशारे पर रहेंगे, जिसको जो करना हो कहे, मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं अपने, या मजबूरी है या कोई दबाव है। पूरी तो हो सकती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा निष्पक्ष चुनाव के लिए 3 लोगों की संस्था होनी चाहिए चुनाव आयोग की नीति के लिए, कि एक नेता प्रतिपक्ष हो, एक प्रधानमंत्री हो, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उसको अध्यादेश के माध्यम से बदलने के पीछे मंशा यही थी कि चुनाव आयोग हमारे इशारे पर चलेगा और चुनाव आयोग को सरकार के इशारे पर चलना होगा। ये संदेश देना और ये संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा ये कार्य करना, मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए और देश के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। जहां तक चुनाव की बात है, ये सभी लोग जानते हैं, हमारे जैसे कानपुर सीसा मऊ है, लगातार 5 बार से हार रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में 27,000 वोट से वो सेगमेंट हारा हुआ सीसा मऊ पर। जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले प्रत्याशी के मंथन में बहुत समय लगा, अंतिम दिन उनको प्रत्याशी की तरह मिला, वो प्रत्याशी जो एक बार लड़ा दिया था, फिर उसके बाद उसकी सीट बदल दी थी, फिर उसी को बदल के ले गए, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। आज ये मिल्कीपुर में कोई गवर्नमेंट का स्टे नहीं है, कोई कोर्ट से स्टे नहीं है। जी बोलिए। मिल्कीपुर में कोई कोर्ट से स्टे नहीं है। कोर्ट मुकदमा किसी खिलाफ हो सकता है। अगर स्टे हो कि यहाँ चुनाव ना होना चाहिए, नहीं कराया जा सकता है, तब एक बात समझ में आती है कि आपने चुनाव वहां नहीं कराया। अब अयोध्या में चुनाव लोकसभा के हार गए हैं, तो उसको कैसे भरपाई हो कि मिल्कीपुर किसी तरह से जीत लें, इसके लिए वो जो भी कर सकते हैं करने को तैयार हैं। चाहे मट्ठा खिलावा, चाहे गुड़ खिलावा, चाहे रुपए बंटवाओ, चाहे जो भी चुनाव पे स्टे करा। संजय जी ने सुर्रा छोड़ दिया मट्ठा का, ये चलेगा हमको लगता है। नहीं, हम कहें उनके जड़ों में मट्ठा पड़ने काम हो चुका है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लीजिए आगे बढ़ गए शुक्ला जी, आगे बढ़ गए, जड़ों में मट्ठा डाले दे रहे हैं। आप देखिए, आप ये संदेश क्या देना चाहते हैं? ना कोर्ट से स्टे नहीं है, आप क्यों चुनाव से भाग रहे हैं? आज हिंदुस्तान की किसी जनता से, आप उत्तर प्रदेश के किसी जनता से अगर आप पूछिए कि चुनाव आयोग ने क्या कोई निष्पक्ष निर्णय लिया है चुनाव बढ़ाने के लिए, तो 100 में 99 आदमी ये कहेगा कि सरकार की मजबूरी रही होगी, सरकार को सूट नहीं करता रहा होगा, इसलिए उनको बढ़ाना पड़ा, सरकार की मर्जी से बढ़ाना पड़ा। चुनाव आयोग को कम से कम अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आज अभी आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया कि सरकारी स्कूल सब बंद किए जा रहे हैं और शराब के ठेके जगह जगह खोले जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। आज ये देश में कौन सा तमाशा कर रहे हैं? क्या कोई चुनाव को जो बढ़ाने के लिए गंगा स्नान कोई पहली बार पड़ रहा क्या? तिथि कोई एकाएक बीच में आ गई क्या? लेकिन नहीं, आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए कि हमको क्या सूट करता है चुनाव के लिए, डेट बढ़ाना सूट करता है या नहीं सूट करता है। जब आपका एक नए नियम बना हुआ है कि इस तारीख के नामांकन की अंतिम तिथि के बाद स्क्रूटनी इस तारीख को एक दिन बाद होगी, इसके बाद जो विड्रॉल के बाद डेट डिक्लेयर हो जाती है 14 दिन बाद, 15 दिन, तो आप डेट बढ़ाने वाले कोई नियम पे उसका अवहेलना क्यों करते हैं? जो संवैधानिक क्रियाकलाप है, कानून है, जो परंपराएं, उसको क्यों तोड़ते हैं? आप जहां तक महाराष्ट्र की बात है, अभी हमारे मित्र कहेंगे कि अभी हरियाणा में था। अरे भाई, हरियाणा में कुछ % वोट का अंतर रहा और उसके बारे में चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी गई, विपक्ष गया पूरा, कि जो मशीनें 99% चार्ज थी उसी में क्यों कम वोट आ रहा, तो उसका कोई जवाब नहीं देंगे। उस पर नहीं ज्ञान आएगा कि हाँ हमने क्यों किया, उसकी जांच कराई, 99% चार्ज मशीनें, उसी में वोट कम निकल रहे हैं केवल, बाकी जहां 60%, 55%। नहीं, हरियाणा में भी रिशेड्यूल किया था मदन मोहन जी। हरियाणा में 1 तारीख को मतदान था, 5 को किया गया था कि भाई विश्नोई समाज का कोई अमावस्या है विशेष टाइप की, इसलिए उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो ये अमावस्या, परिवार, पूर्णिमा, ये तो चल रहा है चुनाव आयोग में काफी दिनों से। जहां तक मुझको जानकारी है, वो नामांकन प्रक्रिया के पहले कर दिया गया था जी। चुनाव की तिथियां जो बढ़ाई गई थी, वो एक नियम है, नामांकन तारीख
उसके बाद उसके उसके बाद उसका स्क्रूटनी, उसके बाद विड्रॉल, उसके बाद एक निश्चित तिथि के अंतर चुनाव होता है। ये प्रक्रिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है। इसमें अगर आप अंतर करते हैं तो इसके माने कोई बड़ा कारण होना चाहिए, कोई बड़ी अप्रिय घटना होनी चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं रोक रहा हूं मदन मोहन जी, जरा जवाब ले लेते हैं देवेंद्र प्रमुख से। देवेंद्र प्रमुख वो कह रहे हैं कि धार्मिक संदेश देना है आपको, और ये तो पूरा का पूरा चुनाव। मदन मोहन जी मैं जवाब ले लेता हूं। देवेंद्र प्रमुख वो कह रहे हैं कि आप चाहते हैं भैया एक और कटेंगे बटेंगे के बाद कि अब हम कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए भी चुनाव टलवा सकते हैं, छुट्टियां उट्टियां तो अपने हाथी में जब चाहो तब दे दो, दाएं बाएं हाथ का खेल है, लेकिन चुनाव भी हम टलवा सकते हैं। ये संदेश देना है, और ये केवल संदेश उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसका संदेश झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चारों तरफ देना है। बताइए भाई देवेंद्र प्रमुख, मतलब केवल हिंदुत्व धर्म पर ही खेलोगे, स्कूल की बात नहीं करोगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे? क्लियर कर रहा हूं, मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं एक चीज और क्लियर कर रहा हूं कि मैंने पहले भी यही बोला, मैं तथ्य के साथ बोलने का प्रयास करता हूं कि कोई भी शब्द हो तो उसमें तथ्य होना चाहिए। पहली बात तो मैं ये क्लियर करता हूं कि ये चुनाव आयोग का डिसीजन है, और जिस तरह से हमारे मित्र जो है चुनाव आयोग पर आज टिप्पणियां कर रहे हैं और उनको कोस रहे हैं, तो 70 वर्षों तक यही चुनाव आयोग, यही ईडी और सीबीआई आपके अधीन रही। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्देशित भी किया था कि ये तोता जो है पिंजरे वाला बयान पूरे देश में चला था। अरे नया आ गया अभी हाल में, आप वाला भी तोता आ चुका है, आप वाला मैना आ चुका अभी हाल में। तो अब आप दोनों तोता मैना ही हो, आप लोग दोनों को बता चुका है। अब मैं ये क्लियर करता हूं दुर्गेंद्र सर कि बयान की बात जो भी आई है, फिर मैं ये कहता हूं कि पहले जो बयान आ जाता है, मैंने कहा था आपको फिर कि सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, नहीं बयान पे चर्चा नहीं कर रहे हैं आज, बयान पे देवेंद्र भाई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे थे मदन मोहन जी बड़ी तार्किक बात कर रहे हैं कि अगर कोई रिशेड्यूलिंग होती है तो वो नामांकन से शुरू होने से पहले रिशेड्यूल हो जाए। अब बताओ नामांकन क्या पीछे घसीट कर ले जाओगे क्या? क्योंकि एक नियम है कि भैया नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के 14 दिनों 15 दिनों जो भी ये कह रहे हैं, मुझे बहुत उसके जानकारी नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मदन मोहन जी को अच्छी जानकारी है इसकी। देखिए सर, मैं एक चीज कह रहा हूं कि यहाँ जितना पैनल बैठा उन सबसे ज्यादा जानकारी आप भी रखते हैं, और मैं स्वागत करता हूं मदन जी की बात का। और एक चीज और करता हूं, एक चीज और मांग करता हूं बैठकर आपके यहाँ, बड़ी बात करने जा रहा हूं कि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका सब बड़े अच्छे लोग हैं। अगर ये चूक हुई है तो आज ही आपको पटिशन दायर कर माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देना चाहिए। जो डेट आपको अच्छी लगती हो, जो चीज आपको अच्छी लगती हो, और भारतीय जनता पार्टी को इसका अगर कहीं लाभ है तो रोकने का प्रयास कीजिए। ये जनता जनार्दन है, जिसको वोट देना ना 2 दिन पहले फर्क पड़े ना 4 दिन पहले। अच्छा, ये पेड़ा मट्ठा क्यों खिला रहे हो भैया, बुला बुला के, और उसी में धमकी भी दे रहे हो आप लोग? ये सर पेड़ा और मट्ठा ये क्या मसला चल रहा है? ये बहुत अच्छा बयान है, इस पर भी थोड़ा सा कर देता हूं। देखिए, मैंने आपने बधाई दी 5 दिवसीय त्योहार, और ये सनातन की खूबसूरती है कि दीपावली जैसा त्योहार, और उसमें हमारे वो भी ग्राम पंचायत के प्रधान जो पहली राजनीति की कड़ी होती है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाते हैं तो जितना उनका स्वागत हुआ, मैं कहता हूं इसका 4 गुना और होना चाहिए, और हमेशा होता है। अब हमारे मित्र ने सवाल उठाया, कभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में जाओगे या मिलोगे? हम कुछ लोग 60 लोग पैनल, 50 लोग का पैनल जाता, तो उनके लिए भी, सबके लिए खाने की व्यवस्था उनके निवास के अंदर बने, अपने निवास में होती है। ये सब चीज है, ये सब पहली पार्टियां, सब आपके नेता भी करते हैं और पार्टियों के भी करते हैं। भाई ये सम्मान जो है, इस पर कोई ये कम या ज्यादा, ये व्यक्ति का अपना तरीका है। इस बार देवेंद्र भाई हम और संजय जी आपके साथ चलेंगे, और हयात भाई को भी लेते चलेंगे, है ना, क्योंकि हम लोगों को ये पेड़ा मट्ठा नसीब नहीं हो रहा है। हयात उमर मैं आपके पास आ रहा हूं सीधे। अब ये बताइए कि मदन मोहन जी कह रहे हैं कि धार्मिक संदेश है, और संजय जी कह रहे हैं कि पेड़ा मट्ठा खिलाना पड़ रहा, हालत पतली है। आप क्या कह रहे हो? धार्मिक संदेश अगर देने की बात होती तो क्या झारखंड में सनातनी या हिंदू नहीं है, वहां की डेट तो नहीं बढ़ी? राजस्थान में भी इन्हीं डेट्स में उपचुनाव हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा पुष्कर मेला, बहुत मशहूर पुष्कर मेला, ऐतिहासिक पुष्कर मेला 13-15 से शुरू हो रहा है, और वहां 13 को उपचुनाव है। तो
पुष्कर मेले से बड़ा आयोजन क्या और कोई स्नान यहाँ पे यूपी में हो रहा है जो केवल यूपी में बढ़ाए गए हैं? बहुत पंजाब को साफ भी सी बात लिया है, है, जो पंजाब और केरल की एक सीट ली है, 4 सीटें पंजाब की। जी। जो आपने जो बहुत पंजाब में किया गया, लेकिन बहुत से जो आपने स्पष्ट कर दिया, बहुत सीधी सी बात है कि अभी समय और चाहिए है, क्योंकि अभी शुरुआती उसमें महाराष्ट्र में समय देना है और महाराष्ट्र में समय देने के बाद ही हमको अपने लिए समय मिल पाएगा, तब हम यूपी में उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। जी जी। तो चूंकि योगी जी की स्टार प्रचारक के तौर पर महाराष्ट्र में जबरदस्त डिमांड है, उनकी सभाएं हैं, लगातार उनके कार्यक्रम हैं, यूपी में वो समय नहीं दे पा रहे हैं और 9 सीट को उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, इसलिए उनको चाहिए था। इसी की वो गुहार लगाने कल वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में जेपी नड्डा जी से और अपने गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने आज अपने कार्यक्रम में फेरबदल कर दिया। ये बात अब सर्वविदित है और पूरी तरह से उजागर है। सब लोग जानते हैं कि अब चुनाव आयोग निर्वाचन सदन से नहीं बल्कि पीएमओ से चलता है। तो अब पीएमओ जैसा चाहता है वैसा होता है। उसमें अब इसके ऊपर आप चाहे आक्षेप लगाइए, चाहे इसको आप इस तरह से लीजिए कि भाई जिसकी सरकार है वो अपनी मनमानी करेगी, या जिसको मान लीजिए कि अब ऐसा ही होना है, यही परंपरा रहेगी। लेकिन फिलहाल हमारा विपक्ष से तो यही मानना है कि अगर समय उनको मिला है तो समय आपको मिला है, ठीक बात। आप भी अपने कांटे दुरुस्त करिए। आप भी जो असंतोष है, जो लोग हैं, उनको फिर से मनाइए और ऊँटों को साथ में लाइए। आपको भी जुड़ेंगे, जीतेंगे जो नारा आपने दिया, देर से दिया, उसको और व्यापक बनाइए। और चुनाव में पूरी तैयारी से 7 दिन उनको मिला है, 7 दिन आपको मिला है, आप भी पढ़ करिए। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग का जो भी कार्यप्रणाली है वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। निष्पक्षता न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। बड़ी बात है, और बड़ी चुनाव बात है। आयोग इसमें पूरी तरह से नाकामयाब है। ठीक बात है, ठीक बात है। भुवन भास्कर जोशी साहब बड़ा अच्छा मशवरा दिया है हयात साहब ने। कहा कि भाई ठीक है, अगर उनको समय मिला तो आपको भी समय मिला, आप भी अखिलेश यादव जी को बिल्कुल झोंक दीजिए। तो पता चला आप लोगों के नेता उपचुनाव में सभा करने को ये मानते हैं कि भाई हमारी तो नीची हो जाएगी, मूछें नीची हो जाएंगी, उपचुनाव में हम क्यों जाएं। और योगी जी भी उपचुनाव में झोंकम झोंक अभी करेंगे आके। तो कहीं ना कहीं तो भाई स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। अनम्यूट करिए जोशी साहब जी। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है सर? आवाज आप बोलिए बोलिए। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय अखिलेश यादव जी कल गाजियाबाद में आ रहे हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी सभी जगह जा रहे हैं उपचुनाव में, ऐसा कुछ नहीं। पहला विषय तो ये क्लियर है। एक हमारे साथी ने जो बात कही मुझे वो बहुत अच्छी लगी और बड़ी हट के लाइन लगी। उन्होंने कहा कि जो निष्पक्षता है वो होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय उन्होंने कहा है। अगर ये दिखती है तो इसका संदेश पूरे देश में जाता है, और जो भारत की जो डेमोक्रेसी है उसकी चर्चा पूरे देश में होती है, विश्व में होती है। ये बड़ा लार्जर विषय उन्होंने कहा। मैं इसके और रही बात आज आपने कहा, आपने कहा कि आपको भी मौका मिला है। देखिए मेरी बात सुनिए, चुनाव में डर कौन रहा है? जनता पे ये भी मैसेज चला गया। अगर हम डर रहे होते तो हम कहते नहीं और तिथि बढ़ाइए। जिसकी तैयारी होती है एग्जाम की, बच्चे की, स्टूडेंट की, वो कहता है कभी भी परीक्षा करा लो, मैंने तो होमवर्क भी करा था, क्लास भी अटेंड करी, घर में भी तैयारी कर। हम लोग तो तैयार बैठे हैं, पीडीए तैयार बैठा है, पीडीए बिल्कुल तैयार बैठा है, एकजुट है, लड़ेंगे, जीतेंगे। और पीडीए बिल्कुल और अच्छा खासा जवाब दिया है, आधा कर दिया है इनको। और जो आप देखेंगे जो अहंकार था उसको भी कितना जोशी साहब, वो आप समझ नहीं पाए थे पिछले राउंड में हमारा सवाल। देवेंद्र प्रमुख कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादा खुश मत हो, वो हरियाणा जीत कर आए, यूपी भी जीत लेंगे, उनका मोरल हाई है। वो कांग्रेस और सपा की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे धोखे से आपने सीटें ले ली हैं लोकसभा चुनाव में, आपने गुमराह किया संविधान की किताब दिखाकर। देखिए, अब तीनों खतरे में था, लोकतंत्र खतरे में था। आपने देखा था किस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी ने, कह रहे हैं आपने झूठ फैलाया है, कहीं खतरे में नहीं है। मैं बताऊंगा जवाब, मेरे को मौका तो दीजिए सर। जी बोलिए। आप तो बड़ा ध्यान से सुनते हैं। बोलिए। इन्होंने लोकतंत्र की सरेआम हत्या करी,
आपने देखा था चंडीगढ़ में ऑन कैमरा भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करी। क्या लोकतंत्र खतरे में था कि नहीं था? संविधान में कैसे इनके छोटे से बड़े नेता तक कह रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे, संविधान बदल देंगे। ये हम कह रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे? अरुण गोविल से लेकर अन्य नेता तक सब कह रहे थे। ये तो कह रहे थे ना कि हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की बात इनके नेताओं ने कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाद में उसका कटाक्ष करा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे जीते जी संविधान में एक अक्षर नहीं बदला जाएगा। और अब क्या चाहते हैं? देश का सबसे बड़ा नेता अगर इस बात को कहे तो आपको यकीन करना चाहिए। मैं आपकी बात का सम्मान करते हुए कहता हूं, मैं खुद कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन तब तक तीर निकल चुका था। इनके यहाँ जो छोटे खिलाड़ी हैं वो इतने मजबूती से बैटिंग कर देते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बयान भी लोगों को पच नहीं पाता है। उनको लगता है कि ये कर देंगे काम को, ये कर भी देते हैं। आपके लिए तो फायदेमंद है ना छोटे खिलाड़ी। अब मैं आपको बता, और भ्रष्टाचार की बात पे आप कहिए, आज देखिए कैसे कैसे जो दाऊद के साथ कहते थे संबंध है, उनको टिकट दे के नवाजा जा रहा है। ये देखिए अजीत पवार पे 70,000 करोड़ गया। भ्रष्टाचार की तो प्रथम पाठशाला है भारतीय जनता पार्टी। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बयान को देना पड़ रहा हूँ। यही एकमात्र पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। छोड़ दीजिए, इनके आइडिया है बंगारू लक्ष्मण। बंगारू जी को आप बख्श दीजिए भाई। जैसे वो हम कहते हैं नेहरू जी को छोड़ो, वैसे बंगारू जी को भी छोड़ो। अब मॉडर्न में आ जाओ। वो भी नेहरू जी को पकड़े, आप भी बंगारू जी को पकड़ो। छोड़ दो जाने दो। मैं विषय कह रहा हूँ, इनके डीएनए में है भ्रष्टाचार। और देखिए ना किस प्रकार आज जो भ्रष्टाचारी हैं सारे एनसीपी तोड़ के इन्होंने अपने साथ ले लिए, सारे भ्रष्टाचारी। और पार्टी तोड़ने में माहिर है। मुकेश सहनी मुझे मिले तो टॉर्च लेके निकल पड़े अपने घर से। 4 में से 3 विधायक ले गए उनके। इनके साथ रहो और साथ में लेकर वो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य मिले के निकले हुए कि 3 विधायक दे दो हमारे वहां। ये 4 इनके साथ आए, 4 में से 3 विधायक ले। ये ऐसे साथ है। भस्मासुर है राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र प्रमुख एक छोटी सी टिप्पणी। ठीक है जोशी साहब, आपकी बात आ गई। देवेंद्र प्रमुख एक छोटी सी टिप्पणी कि मेरे पास कुल 1 मिनट है, उसी में 10-10 सेकंड जरा मैं बात करूंगा बाकी लोगों से। छोटी सी टिप्पणी। अनम्यूट करिए देवेंद्र प्रमुख। नहीं, आवाज ही नहीं है। हमको लग रहा है यूपी वाली स्थिति है आपकी, आवाज ही गायब हो जाए। ये बात लग रही है कि इस तरह की घटना है, लेकिन वो इस बात को मान रहे। बहुत अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से वो सेटिस्फाई है। तो इस पर ज्यादा विषय करना या आवाज उठाना, मैं फिर कहता हूं कि राजनीति सहमात का खेल है और इसे विपक्ष करने का प्रयास करता है और हम इसका जवाब देते हैं सिर्फ तथ्य पर आकर, ईमानदारी के साथ। इसी की वजह से आज पूरे भारत में हम तीसरी बार इतिहास रचकर जनता जनार्दन और हमारा जो है लगभग 100 करोड़ से ज्यादा जनता का विश्वास हमारे साथ है। इसलिए हम छोटी बातों पर, छोटी चीजों पर छोटी चर्चा कर कर अपने आप को ज्यादा ना संग्रहित करते हुए ये कहते हैं कि ये संविधान का मामला है, ये चुनाव आयोग का मामला है। अगर आपको कहीं लगता है कमी हुई है, गलती हुई है, आप में दम है, आप विपक्ष के लोग हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आपका सम्मान करता है। मदन मोहन जी पहुंच जाइए। मैं भी सलाह देता हूं, दुनिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड वकील जो आपके लिए रात को कोर्ट खुलवा सकते हैं, आपकी सरकारों में आतंकवादियों को छुटवा सकते हैं, क्या वो चुनाव आयोग को चुनौती नहीं दे वकील सकते? तो दोनों तरफ हैं। वकील दोनों तरफ हैं, आपकी तरफ भी उनकी तरफ भी। रात को कोर्ट खुलवाने वाले वकील दोनों तरफ हैं। वकील ही तो पार्टियों को चला रहे हैं। मदन मोहन जी भी वकील हैं। मदन मोहन जी बताइए भाई, वो कह रहे हैं आप कोर्ट चले जाओ। और जोशी साहब भी वकील हैं, बाकी वकीलों को पढ़ाते हैं जी। अनम्यूट करिए मदन मोहन जी। आज मामला कुछ गड़बड़ा गया उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की आवाज क्यों आप बिल्कुल दबाए हुए हैं? वैसे ही अखिलेश यादव ने दबा दी और रही सही आप भी दबाए दे रहे हो। बोलिए बोलिए। नहीं, मामला गड़बड़ हो गया है। उत्तर प्रदेश में मामला गड़बड़ा गया है। संजय जी, वास्तव में जमीनी स्थिति क्या उपचुनाव में लग रही है? वैसे कि कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार जिस पार्टी की होती है उसके होते हैं। अनम्यूट करिए संजय जी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो मत है ही नहीं है। हम आप तो जानते हैं कि उपचुनाव जो है वो सरकार का पलड़ा जो है वो 70% भारी होता है, 30% विपक्ष के पास रहता है कि अगर वो अपने जो वोट है, चूंकि सभी लोग इसमें वोट भी नहीं डालते हैं, इसमें वोटिंग 50% वोटिंग होती है, जो निर्वाचन होता है
वो आम चुनाव होते हैं, उससे उपचुनाव में 50% की वोटिंग होती है। जी। तो ऐसे में लोगों को निकालना और वोट डलवाना संगठन की मजबूती पर निर्भर करता है। और इसमें कोई, जितने भी पैनलिस्ट हैं या कहीं भी कोई हो, ये इनकार तो किया ही नहीं जा सकता कि मौजूदा समय में बीजेपी के जितना मजबूत संगठन किसी पार्टी के पास नहीं है। तो वो मजबूती के साथ अगर ये सब चीजें कर रहे हैं और उसमें वो डेट बढ़ाकर अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हयात भाई ने जैसा कहा और लोग भी कह रहे हैं कि समय सबके लिए मिला है, तो समय विपक्ष को मिला है, वो भी अपने आप को मजबूत करें, पीडीए मजबूत करें। आज संजय सिंह अखिलेश से मिले भी हैं, तमाम चुनावी रैली 2-4 जहां आम आदमी पार्टी का कुछ इस तरह लगता है कि उनको जाने से फायदा होगा, तो उनको ले आए, कांग्रेस को ले आए, कांग्रेस के नेताओं की रैली करवाएं उन सीटों पर, और लामबंद होकर मजबूती के साथ बीजेपी को चुनौती दें और जीत कर दिखाएं। भाई 9 में से 7-8 सीटें वो जीत कर दिखाएं, कौन मना कर रहा है? ठीक बात है। लेकिन ये कहना कि चुनाव आयोग ने तिथियां बढ़ा दी, उसकी निष्पक्षता और उसकी जो एक गरिमा होती है उस पर सवाल तो उठे ही हैं और हर आदमी सवाल उठा रहा है। लेकिन विपक्ष को भी अब मुझे लगता है कमर कस के इस चुनौती का सामना करना चाहिए। ठीक है मदन मोहन जी, आपके नेता अगर आपने बड़ा दिल दरिया कर दिया है तो आप अब जिम्मेदारी लीजिए, जिताइए 9 की 9 सीटें, अपने आप जवाब मिल जाएगा। पूरी तरह इंडिया गठबंधन तैयार है और घबराहट तो बीजेपी में है, जो बार बार इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं, जो चुनाव आयोग को ये करने को मजबूर करते हैं कि चुनाव आयोग की गरिमा भी गिरे। अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट गए थे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनियमित हो रही है, निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है चुनाव आयोग की नियुक्ति एक निष्पक्ष होनी चाहिए, इसके सुप्रीम कोर्ट का जज इसमें इन्वॉल्व हो, और उनका आदेश आया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, एक प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का नेता हो, उसको आदेश को अध्यादेश के माध्यम से बदलकर हुआ कि एक प्रधानमंत्री होगा, एक मंत्री होगा वो और एक विपक्ष का नेता होगा। जब बहुमत आपका होगा, चुनाव आयोग आपके इशारे पर चलेगा, चुनाव आयोग की गरिमा गिरेगी। ये आपका तानाशाही रवैया है, तानाशाही प्रवृत्ति है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि आप अगर कोर्ट को मानते होते, कोर्ट को स्टे नहीं था, मिल्कीपुर में आप चुनाव कराते, और मैंने खुद चुनाव आयोग में गया था और चुनाव रिशेड्यूल कराया था, राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने जब रिशेड्यूल किया तो सब डेटें बढ़ा दी थी, इस तारीख को स्क्रूटनी होगी, इस तारीख को विड्रॉल होगा और इस तारीख को अपडेट होगा। जब स्क्रूटनी, मेरे खुद का केस था, राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं। ये संविधान और कानून इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ही नहीं है। इस संविधान से खिलवाड़ करना, देश के संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में रखने का संदेश देना, ये जानबूझकर देते हैं कि हमारे कुछ भी करोगे जो हम चाहेंगे, हम धर्म की पिच पर लाना चाहेंगे आपको धर्म की पिच पर लाएंगे, हम आपको अपराध की पिच पर लाना चाहेंगे अपराध पिच लाएंगे। ये लोग ये करके, चाहे पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, ये संविधान की रक्षा हो रही है, कोर्ट में गोली चल रही है, अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, दिन दहाड़े। धन्यवाद मदन मोहन जी, धन्यवाद। हयात उमर साहब, एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी कि वास्तव में जमीनी स्थिति क्या है? आप भी घूम रहे होंगे उत्तर प्रदेश में। इस चुनाव में 9 की 9 सीटें हार रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक और है। इसी चीज से बखलाओ कि इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि हम हार रहे हैं। ठीक है मदन मोहन जी, समय और कहते हैं, समय और ले लें, आप लोगों को शुभकामनाएं एडवांस में, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है, रिजल्ट वही का वही होने वाला है, क्योंकि जनता अब मेरे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल देवेंद्र प्रमुख मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, माफी। एक बस 20 सेकंड हयात उमर साहब। देखिए, जमीनी स्थिति तो खैर अब बहुत दिन रह नहीं गई है, 20 दिन रह गए हैं, साफ हो जाएगी, 23 को सबके सामने होगा। लेकिन फिलहाल चुनाव में दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। ये चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं है, सत्ता के लिए भी आसान नहीं है, भले ही उपचुनाव हो ये, लेकिन सत्ता के लिए भी आसान नहीं है। और विपक्ष भी ये मत समझे कि लोकसभा जैसे चुनावी नतीजे मिलेंगे। हाँ, विपक्ष को मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि और वो कुछ करे या ना करे, सुप्रीम कोर्ट जाए या ना जाए, और कुछ नहीं कर सकता हो तो कम से कम एक अच्छा सा पांचांग और हिंदू कैलेंडर खरीद करके चुनाव आयोग को सार्वजनिक रूप से जरूर दे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हयात उमर साहब, देवेंद्र प्रमुख, संजय श्रीवास्तव, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को, जोशी साहब और मदन मोहन जी, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, सुना और अपनी राय बनाई। वास्तव में मैं फिर वही बात कहूँगा जो हर चुनाव की डिबेट और चुनाव से संबंधित जो भी चर्चा हम करते हैं उसमें कहते हैं कि चुनाव आपकी बेहतरी के लिए होना चाहिए, वोट आप बेहतरी के लिए दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद होने की खबर आ जाती है और कोई राजनीतिक दल इस पर सड़क पर नहीं आता है, कोई सीधे सीधे कुछ बताने को तैयार नहीं है, तो ये अपने आप में चिंताजनक है।
अगर आपके हेल्थ के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, लाख आपके पास आयुष्मान कार्ड आपके हाथ में हो, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा, उसको कोई मान नहीं रहा है, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आपको चुनाव में रास्ता जरूर न मिलेगा। और ऐसे लोगों जो आपके लिए बात करें, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपकी कमाई के लिए बात करें, उन मुद्दों पर चर्चा कीजिए, उन मुद्दों को राजनीतिक दलों का विमर्श बनवाने पर मजबूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।